Hello my dear students, first of all I welcome to all of you in your favorite YouTube channel The Physics Time. So let's start today's topic. आज का टॉपिक क्या है अपना? आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड. एज यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड चैप्टर है. तो हम आज सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे? कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या चीज़ है ना समझ में. इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है हमने आज सबसे पहले. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैं आपको बता दूं कि इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर या इतना इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये आप इसको स्किप मत करना, पूरा देखना, ठीक है ना. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये. सो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि कंसेप्ट जो था फील्ड का, फील्ड ऑफ कंसेप्ट जो है सबसे पहले हमारे को माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस करवाया. माइकल फैराडे ने फील्ड का कंसेप्ट लोगों को बताया और ये बात है अप्रोक्सीमेट 1821 के आसपास की. तो 1821 में माइकल फैराडे जो थे उन्होंने सबसे पहले फील्ड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया हमारे को. तो फील्ड है क्या? फील्ड जैसे ही माइंड में आता है हमारे, फील्ड का मतलब क्या है? फील्ड का मतलब है एरिया. देखो आप, फील्ड का मतलब क्या है? एरिया. या आप इसको हिंदी में कैसे बोल सकते हो? इलाका. हिंदी में इसका मीनिंग क्या है? इलाका. जैसे आप देखते हो फिल्मों में गुंडे लोग जो होते हैं उनका इलाका होता है जहाँ पे उनकी चलती है. चीज़ आई ना समझ में. गुंडे लोगों का इलाका जो है उसमें किसी दूसरे की नहीं चलेगी. कहते हैं कि ये मेरा इलाका है, यहाँ पे तुम्हारी नहीं चलेगी. तो भाई लोगों का जो एरिया होता है, गुंडे लोगों का एरिया होता है, वैसी चीज़ समझनी है आपने. फील्ड जहाँ पे किसी की चलेगी, जहाँ पे किसी की चलती हो, वो क्या कहलाता है? फील्ड. उसका फील्ड. तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा फील्ड क्या है. तो फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए, फील्ड को समझने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक मॉडल सजेस्ट करते हैं माइंड में एक मॉडल बनाते हैं विजुअलाइज करने के लिए. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है कि इमेजनरी है, सारी चीज़ें हमने पढ़नी है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए मैं माइंड से एक मॉडल बनाता हूँ. इट इज़ माई मेंटल मॉडल. सो सजेस्ट करते हैं हम एक स्टिक लेते हैं, एक इमेजनरी स्टिक. मेंटल मॉडल बनाया हमने, दिमागी मॉडल. तो हमने एक इमेजनरी स्टिक ली और उसके नीचे एक छोटे से पॉजिटिव चार्ज को, टेस्ट चार्ज हमने रखना है. यहाँ इसके नीचे ग्लू लगा के चिपका देना है. इमेजनरी स्टिक के नीचे ग्लू लगा के हमने उस टेस्ट चार्ज को चिपका देना है. आपको पता है रबिंग करके किसी पार्टिकल को आप रब करके चिपका दोगे, थोड़ा सा रब करो और चिपका दो, उसके ऊपर क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा. तो हम उसको डिफरेंट लोकेशंस पर लेके जाते हैं और देखते हैं कि उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है. तो ये विजुअलाइजेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करता है, तो सबसे पहले विजुअलाइजेशन करते हैं इसका. मान लीजिए फर्स्ट लोकेशन है. फर्स्ट लोकेशन में हम किसी चार्ज को लेके गए. हमने एक इमेजनरी स्टिक माइंड से सजेस्ट की, माइंड में हमने एक इमेजनरी स्टिक बनाई और इस स्टिक के नीचे ग्लू लगा के एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज है, जो रबिंग से चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, इसके ऊपर चार्ज आ गया. मान लीजिए प्लस क्यू नोड. यहाँ पे ये चार्ज जो है हमने इसके चिपका दिया ग्लू से. आपको पता है कि ये पेंडुलम जैसे लटक रहा है, पेंडुलम जैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना. तो ये इसकी मेन पोजीशन है. तो हम इस फर्स्ट लोकेशन पर इसको लेके जाते हैं और क्या देखते हैं? फर्स्ट रूम कंसीडर कर सकते हो आप, पहले कमरे में कह सकते हो, फर्स्ट कमरे में, फिर सेकंड. तो फर्स्ट लोकेशन पर हम इसको लेके गए. हमने क्या देखा? ये ऐसा का ऐसा एज इट इज़ खड़ा रहा. हम अब सेकंड लोकेशन पे लेके गए इसको. सेकंड लोकेशन पे लेके गए तो हमारे को पता है कि ये तो है इसकी मेन पोजीशन. देखिए जैसे पेंडुलम की एक मेन पोजीशन होती है वैसे ही इसकी भी एक मेन पोजीशन है, ठीक है ना. मेन पोजीशन है ये इसकी. तो हमने क्या देखा? जब हम इसको सेकंड लोकेशन पे लेके गए तो ये इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा होगा तो ये इस पोजीशन पे आ जाता है. इसके ऊपर इधर कुछ ना कुछ इफेक्ट फील हुआ होगा इसको, तो हम उसको क्या बोलें? भाई इधर गया है तो सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं हम? फोर्स लगा होगा. तो ये 10 डिग्री अपनी मेन पोजीशन से 10 डिग्री डिस्प्लेस हुआ. मैं आपको इसकी डिस्प्लेसमेंट डिग्री में बता रहा हूँ, समझ जाइए, ठीक है ना.
तो ये अपनी मेन पोजीशन से इधर खिसक जाता है। अब हम इसको थर्ड लोकेशन पे लेके जाते हैं। थर्ड लोकेशन पे हम इसको लेके गए ऐसे, आपको पता है ये तो इसकी मेन पोजीशन है, ठीक है ना, ये इसकी मेन पोजीशन है। तो ये अपनी मेन पोजीशन से उल्टी डायरेक्शन में 10 डिग्री डिस्प्लेस होता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगता है जब हम इसको थर्ड लोकेशन पे लेके जाते हैं। अब हम इसको किसी फोर्थ लोकेशन पे लेके गए तो हमने क्या देखा, हम इसको फोर्थ लोकेशन पे लेके जाते हैं तो ये है इसकी मेन पोजीशन। हमने क्या देखा है, इसके ऊपर फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है और ये अपनी मेन पोजीशन से 30 डिग्री डिस्प्लेस होता है। 30 डिग्री डिस्प्लेस हुआ तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा होगा इधर, तभी तो डिस्प्लेस हुआ। अब जब फोर्थ लोकेशन पे हम इसको लेके गए हैं तो ऐसा हमारे को फील हुआ कि इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा होगा, लेकिन दिखाई तो कुछ देता नहीं। सीधी बात है, जो भी लोकेशंस हैं इन पे कुछ दिखाई तो देता ही नहीं भाई। ये इधर सेकंड लोकेशन पे लेके गए, इधर गया, थर्ड पे लेके गए उल्टी डायरेक्शन में, उधर गया 10 डिग्री। फोर्थ लोकेशन पे लेके गए तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा इसके ऊपर और डिस्प्लेसमेंट बाकी जगह से ज़्यादा हुआ। आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है, तो फोर्स भी क्या लगा होगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन उन लोकेशंस पे दिखाई तो कुछ भी नहीं देता। अब आप खुद सोच सकते हो कि अगर आप एक चीज़ को आप ऐसे धकेल रहे हो, मान लो एक चीज़ इधर से इधर जा रही है, अपनी मेन पोजीशन को छोड़ के इधर जा रही है, तो मस्ट वहाँ पे क्या लगा होगा, फोर्स लगा होगा। लेकिन ये बात तो है थोड़ी सी हजम नहीं होती। क्यों हजम नहीं होती? क्योंकि दिखाई तो कुछ देता नहीं। हमने अगर किसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पे और उसको बी पे ले जाना चाहते हैं हम, एक ऑब्जेक्ट को ए से बी पे, एक ब्लॉक है जिसको ए से बी पे ले जाना चाहते हैं हम, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को उसको कांटेक्ट में आना पड़ेगा और फोर्स अप्लाई कर सकते हैं हम। तो कांटेक्ट के कारण फोर्स अप्लाई होता है। हमारे को इतना ही पता था, फील्ड के बारे में हमारे को कुछ भी नहीं पता था उस टाइम पे कि फील्ड कैसे काम करता है। तो ये तो बिना कांटेक्ट के काम करता है, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ ना भाई। कांटेक्ट के कारण जो काम करे, देखो कांटेक्ट फोर्स, मैंने ब्लॉक को ऐसे हाथ लगाया ब्लॉक को और ऐसे खिसका दिया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले गया। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लगा है, यहाँ पे तो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, बिना किसी कांटेक्ट के। चीज़ आई समझ में? या फिर आप खुद सोच सकते हो, जैसे आपने गेट खोलना है, दरवाजा या किसी खिड़की को खोलना है, तो हम ऐसे सुपरमैन की तरह काम कर नहीं सकते। सुपरमैन तो हम है नहीं कि ऐसे चूं खोल दिया हमने। चीज़ आई समझ में? ऐसे तो सुपरमैन की तरह फोर्स नहीं लगा सकते हम। हमारे को क्या करना पड़ेगा, गेट को पकड़ना पड़ेगा, गेट के कांटेक्ट में आना पड़ेगा, तो उसको खोलना है या उसको बंद करना है, तो हमारे को कांटेक्ट फोर्स का ही पता था, ठीक है ना। लेकिन ये एक ऐसी फोर्स है जो बिना कांटेक्ट के लग रही है, तो ये क्या कहलाएगी, नॉन कांटेक्ट फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस जो होती हैं वो फील्ड के जरिए लगती हैं। आपने पढ़ लिया है, 11th क्लास तक आप पढ़ चुके हो। क्या आपने ऐसी कोई नॉन कांटेक्ट फोर्स देखी है जो बिना कांटेक्ट के काम करे? सोचो ज़रा। नहीं सोच सकते? क्यों? +1 क्लास में आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी है। ग्रेविटेशनल फोर्स सुना है ना आपने? हाँ, तो ग्रेविटेशन का फोर्स क्या है? जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं छोड़ूँ यहाँ से, मैंने इस चौक को यहाँ से छोड़ा और ये नीचे गिरेगा अर्थ की तरफ, तो क्या अर्थ के हाथ पैर निकले हैं जो हाथ पैर निकाल के फिर इसको खींच लिया ऐसे नीचे की तरफ? ऐसा नहीं है ना। तो अर्थ ने इसके ऊपर फोर्स लगाया है और अपनी ओर खींच लिया। अर्थ के पास क्या है, मास, इसके पास भी क्या है, मास। तो हमने उस चीज़ को नाम देने की कोशिश की कि अर्थ की जो है, अर्थ के पास, अर्थ के एटमॉस्फेयर में चारों तरफ एक इफेक्ट फैला हुआ है अर्थ का, और उस इफेक्ट के कारण अर्थ जो है क्या अप्लाई कर सकती है, फोर्स अप्लाई कर सकती है, ठीक है ना। तो अर्थ के पास क्या है, मास। तो हमने उसको नाम देने की कोशिश की कि जिस भी चीज़ के पास मास होगा उसके पास एक इफेक्ट होगा, और जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। उस इलाके में, अर्थ के इलाके में अगर कोई चीज़ आई तो वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगी, अर्थ उसको खींच लेगी। हाँ, उसी चीज़ को हमने यहाँ पे विजुलाइज करने की कोशिश की है कि फील्ड का कंसेप्ट क्या है, फील्ड का मतलब क्या है। फील्ड का मतलब है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे अगर उसके नेचर का कोई ऑब्जेक्ट अगर आता है
तो वो उसके ऊपर क्या अप्लाई कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो मास के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है। चीज़ आई समझ में। तो यहाँ पे इस फील्ड को क्या नाम दिया हमने, यहाँ पे हमने इस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसी चार्ज ने बनाया होगा। चार्ज से रिलेटेड क्या चीज़ कहलाती है, इलेक्ट्रिक। तो चार्ज से रिलेटेड जो चीज़ है वो हमने क्या बोल दिया है, इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज ने बनाया होगा एक एरिया, जिसके अंदर कोई अगर उस फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज एंटर करता है तो उसके ऊपर क्या अप्लाई कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है। चीज़ आई समझ में। तो ऐसे हम विजुलाइज करते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पे कुछ दिखाई तो देता नहीं, सीधी बात है। तो हम चार्ज के बारे में इमेजिन कैसे करें भाई, चार्ज क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो फोर्स लगा है वो ऐसे ही नहीं लगा है, वो किसी फील्ड के ज़रिए लगा है। और वो फील्ड किसने बनाया था, चार्ज ने। कंडीशन क्या है कि एक चार्ज ही दूसरे चार्ज के ऊपर क्या लगा सकता है, फोर्स। तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था, हमने इसको चार्ज करके ग्लू से स्टिक से चिपकाया है, और जब इसके ऊपर चार्ज है तो दूसरा चार्ज ही इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और वो चार्ज क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है, एक श्योर चार्ज। और वो फोर्स किसके ऊपर लगाता है, किसी दूसरे चार्ज के ऊपर। कंडीशन ये है कि दोनों को क्या होना चाहिए, चार्ज। दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज होने चाहिए, तभी फोर्स लगा पाएंगे। हमारे ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी को इफेक्ट नहीं करता, मास को इफेक्ट नहीं करता, सिर्फ किसको इफेक्ट करता है, दूसरे चार्ज को। और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता कौन है, कोई सोर्स चार्ज किसी ने बनाया, और कोई दूसरा चार्ज आया उसके अंदर, तो उसको क्या कर दिया, उसको या तो अट्रैक्ट किया या फिर क्या कर दिया, रिपेल कर दिया, बस। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन उठाते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रियल है या वर्चुअल है, कि रियलिटी में हमारे को काम करके देता है या फिर सिर्फ ये कल्पना मात्र है, क्योंकि दिखाई तो कुछ देता नहीं। मैंने आपको पहले बता दिया, कुछ दिखाई तो देता नहीं। डिफरेंट लोकेशंस पे गए लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता, हम उसको सेंस नहीं कर सकते। तो मैं आपको पहले बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस करने के लिए अलग अलग सेंसर्स होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सेंस नहीं कर सकते, आपको समझ में आएगा जब आप समझोगे अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो आप एकदम से उछल पड़ोगे, फील होगा आपको कि रियलिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है, ये इमेजनरी नहीं है। इट इज़ नॉट इमेजिनेशन, इट इज़ रियल। ये रियल काम करता है हमारे लिए। तो हम क्वेश्चन ये जब उठा था, क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये रियल है, ये इमेजनरी है। तो आंसर क्या है, चलो देखते हैं कि ये रियल है या इमेजनरी है। तो हमने क्या किया, इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे एक सेंसर लगा दिया। सेंसर बोलो या एक लोहे का एक कोई भी प्लेट, कोई टुकड़ा लोहे का हमने यहाँ पे उठा के रख दिया इसके आगे। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, बेल हमने इसके आगे रख दी। अब अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, आपको पता है इसके ऊपर फोर्स लग रहा है और ये इधर जा रहा है। अब हम अगर इसके लगने वाले फोर्स को वीक कर दें, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे उसको वीक कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा दूर करें, जिस सोर्स चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है उस सोर्स चार्ज को थोड़ा सा पीछे कर दें, तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा। फिर उस सोर्स चार्ज को अगर आगे ले जाएं तो इसके जाके स्ट्राइक करेगा, ठीक है ना। आपको पता है ये मेटल की है, और मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स क्या होती हैं, सोनरस मेटल्स की प्रॉपर्टी है, दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन हीटिंग। जब आप उनको किसी चीज़ से हिट करते हो तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं मेटल्स। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक किया तो ये पीछे आया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने स्ट्रॉन्ग किया यानी कि चार्ज को आगे लेके आए तो ये भी आगे गया, और ऐसे श्योर चार्ज को आगे पीछे करते रहने से ये भी लगातार क्या होता रहा, मूव होता रहा। तो ये ऐसे सोर्स चार्ज को जब हम वाइब्रेट कराते हैं तो यहाँ का चार्ज भी वाइब्रेट करता है और ये बेल बजती है और ये हमारे को सुनाई देता है। तो क्या ये रियल थिंग है या इमेजिनेशन है हमारी, इट इज़ रियल और वर्चुअल, इट इज़ रियल। ये रियल एक्शन है भाई, ये रियल है तभी तो बेल सुनाई दे रही है हमारे को। और ये बेल हर रोज़ हम सुनते हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन में बेल जो है वो इसी तरह से बजती है। यस, हमारे मोबाइल फ़ोन में जो बेल बजती है इट इज़ द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक्शन है वो चीज़ है, समझ में। तो हम अगर ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, तो वहाँ पे हमारे फ़ोन की बेल नहीं बजती, ठीक है ना। आप देख सकते हो, आप फ़ोन उठा के कहते हो उस टाइम पे
कि यहाँ तो रेंज ही नहीं है। जब आप किसी ऐसी कंडीशन में फंस जाओ जहाँ पे आपको फ़ोन करना पड़े या आपके पास फ़ोन आए कहीं पे आप फंस जाते हो, तो फ़ोन उठा के देखते हो आप जहाँ पे उसकी टावर्स जो होती हैं, रेंज आप बोलते हो, वो रेंज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे कितना प्रेजेंट है। आप कहते हो ना 1 खूंटी है, 2 खूंटी, 4 खूंटी, वो खूंटियाँ जो हैं वो रेंज टावर, वो टावर आपको क्या दिखाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे कितना प्रेजेंट है। चीज़ आई समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंट होता है तो हमारे फ़ोन की बेल नहीं बजती, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पे ही बेल बजती है। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कैसे बेल बजी, कोई सोर्स चार्ज है जो वाइब्रेट कर रहा है और हमारे मोबाइल में जो चार्ज है फिर वो वाइब्रेट कर रहा है और ऐसे बेल बजती है। तो वो सोर्स चार्ज है कहाँ पे, तो वो सोर्स चार्ज कहाँ पे होगा आप खुद सोचो। वो सोर्स चार्ज हो सकता है किसी मोबाइल के टावर में। मोबाइल टावर आप देखते हो, सर्विस ऑपरेटर का जो टावर होता है आपके पास, BSNL है, वोडाफोन है या फिर आप आइडिया है, जो भी सर्विस ऑपरेटर का जो भी टावर होता है उसमें ये चार्ज होता है श्योर चार्ज। तो वहाँ का चार्ज वाइब्रेट जब करेगा तो वहाँ का चार्ज हिलेगा, तो यहाँ का चार्ज हिलेगा और अपने फ़ोन में बेल सुनाई देती है, ठीक है ना। और उस चार्ज के अंदर, उस चार्ज के एरिया में जितने भी चार्जेज होंगे, एक श्योर चार्ज के अंडर उसके नीचे जितने भी चार्ज होंगे वो सारे वाइब्रेट करेंगे। तो आप ये क्वेश्चन भी उठना चाहिए, आप ये क्वेश्चन क्यों नहीं उठाते कि वहाँ का चार्ज जब वाइब्रेट करता है तो एक पार्टिकुलर मेरे बेल यानी कि मेरे फ़ोन पे ही बेल क्यों सुनाई देती है, ठीक है। जब वहाँ का चार्ज वाइब्रेट करता है टावर का तो केवल और केवल मेरे नंबर पर ही क्यों घंटी सुनाई दी, तो वो नंबर वाला सिस्टम है भाई, ठीक है ना। एक अलग ट्यूनिंग सर्किट हो गया, वो हमारे मोबाइल में एक एक्सेप्टर सर्किट होता है। तो सारे के सारे चार्ज वाइब्रेट नहीं करेंगे, सभी के मोबाइल नहीं बजेंगे। अगर ऐसा होगा तो प्रॉब्लम्स होंगी, आप खुद सोच सकते हो। अगर वहाँ का चार्ज वाइब्रेट किया और सभी के मोबाइल बजने लगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बात तो सिर्फ एक को करनी है और सभी के मोबाइल बज रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक ट्यूनिंग सर्किट होता है हर एक मोबाइल में। जब वहाँ का चार्ज वाइब्रेट करेगा तो अपने ट्यून किया हुआ है वहाँ का जो चार्ज है वो एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ट्यून करके भेजेगा और वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अपने मोबाइल का एक्सेप्टर सर्किट होता है वो उसको एक्सेप्ट करेगा। मेरे मोबाइल का अगर वो फ्रीक्वेंसी आ रहा है तो मेरा मोबाइल ही उसको एक्सेप्ट करेगा, किसी दूसरे का मोबाइल एक्सेप्ट नहीं करता भाई। चीज़ है समझ में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप खुद सोच सकते हो रियल है कि इमेजनरी। भाई रियल है, दिखाई नहीं देता तो वो बात अलग है, लेकिन ये रियलिटी में काम करके दे रहा है, रियलिटी में काम करके दे रहा है, तो आप इसको इमेजनरी नहीं कह सकते, इट इज़ रियल एक्शन, ठीक है ना। चीज़ है समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट वर्चुअल, नॉट इमेजनरी। भले ही आपको दिखाई ना दे लेकिन ये जो काम करता है इट इज़ रियल, रियल एक्शन, ठीक है ना। और हमारे बहुत से काम इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही होते हैं। इस दुनिया में इलेक्ट्रिक फील्ड ही भरा हुआ है, ठीक है ना। आप खुद सोच लेना, जब आप किसी टीवी को ऑन करो आप या फिर रेडियो को ऑन करो तो वहाँ पे चैनल चलने लग जाते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या आ जाती है, वहाँ पे रेंज आ जाती है। चीज़ें समझ में। आप ये सोच सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे को काम करके देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है मोबाइल बजाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा रेडियो टेलीविज़न चलाता है। तो ये इमेजनरी कैसे हो सकता है, या रियल है ये, ठीक है ना। तो अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है चार्ज के बारे में, सोर्स चार्ज के बारे में। जब वहाँ का चार्ज हिलेगा, वाइब्रेट करेगा, तो यहाँ का चार्ज भी क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो फील्ड के ज़रिए क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, जिसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। चीज़ है समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ऐसे फील्ड के ज़रिए फोर्स लगती है, उसका एक इफेक्ट होता है अपने चारों तरफ उस लोकेशन में। अगर कोई दूसरा चार्ज आया तो उसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स अप्लाई करेगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात के ऊपर आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि सोर्स चार्ज जब वाइब्रेट करेगा तो यहाँ का चार्ज भी वाइब्रेट करेगा, ठीक है ना। और वाइब्रेशन में क्या होती है, एनर्जी। चीज़ें समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कैरी करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को कैरी करता है भाई, क्योंकि यहाँ के चार्ज को आप वाइब्रेट करवा रहे हो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्क डन, और उस वर्क डन में क्या खर्च हो रहा है, एनर्जी। तो यहाँ की एनर्जी फिर यहाँ पे आ रही है।
चीज़ आई ना समझ में। जब ये हिलता है तो ये हिलता है, तो यहाँ जो एनर्जी लगी थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए यहाँ तक पहुँच गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कैरी करता है? एनर्जी को कैरी करता है। चीज़ आई समझ में। तो यहाँ का जो चार्ज है वो बहुत दूर, लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे जो कोई चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगा सकता है। चीज़ आई समझ में। अगर आप पूछो इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज कितनी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज आप खुद डिसाइड कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहाँ का चार्ज जो है 50 लाख 50 करोड़ लाख किलोमीटर दूर अगर कोई चार्ज है, मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर अगर कोई चार्ज है, तो उसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई कर सकता है। यहाँ का चार्ज हिलेगा तो वो भी हिलेगा। इनफाइनाइट रेंज होती है इसकी। जैसे आप खुद सोचो ना इस चीज़ को, आप खुद सोचो, अगर हम किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और फोटो वगैरह या कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी मैसेज है, वो हमारे को पहुंचाता है। जैसे हमने मून पर एक सैटेलाइट को छोड़ा जो हमारे लिए मून का सारा डेटा कलेक्ट करेगा और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे को देगा, चाहे वो पिक्चर्स के ज़रिए भेजे, चाहे वो किसी मैसेज के ज़रिए भेजे। चीज़ है समझ में। या फिर हमने कोई मंगल ग्रह पे अगर कोई हमने सैटेलाइट लॉन्च करना है, सैटेलाइट छोड़ दिया हमने, तो वो हमारे को वहाँ से सिग्नल भेजेगा। तो सिग्नल्स किसके थ्रू आते हैं? सिग्नल्स चार्जेस के थ्रू आते हैं। हमने क्या किया हुआ है उस सैटेलाइट में, उस एयरक्राफ्ट में जो हमने यहाँ से भेजा, उस सैटेलाइट में हमने एक चार्ज रखा हुआ है। वो चार्ज जो है उसकी ट्यूनिंग करके, एक एक्सेप्टर सर्किट है यहाँ पे, रेडियो भी बोल सकते हैं हम उसको, तो वो चार्ज जो है उसकी ट्यूनिंग करके यहाँ पे एक एक्सेप्टर सर्किट रखा हुआ है हमने। तो वहाँ का चार्ज जब हिलेगा तो यहाँ का चार्ज हिलेगा और हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या मैसेज जो है वो सिग्नल हमारे तक पहुँचा देगा। ऐसे चीज़ है समझ में। तो अगर लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर से अगर कोई मैसेज आता है या सिग्नल्स आते हैं तो वो किसके थ्रू आते हैं? थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज जो है वो हमने उसमें भेजा हुआ है, सैटेलाइट है चाहे कोई एयरक्राफ्ट है, तो वहाँ से सिग्नल किसके थ्रू आएगा? यहाँ ऐसे तो आप सोच नहीं सकते कि वहाँ पे कोई टावर लगा हुआ है। मान लीजिए मंगल ग्रह पे कोई टावर है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस सेंड करते हो ना, तो मैसेजेस जो है आप सेंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? रेंज चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, या फिर आपको क्या चाहिए? नेट चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, सिर्फ सोचना है आपने। तो अब यहाँ से आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज सेंड करते हो तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए? आपके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, रेंज बोले आप, चाहे वो नेट की रेंज हो चाहे कैसी भी हो। तो वहाँ से जब कोई मैसेज आता है, कोई सिग्नल आता है, चाहे मंगल ग्रह पे हमने कोई यान छोड़ा, उससे कोई मैसेज आ रहा है, तो वो किसके थ्रू आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू भाई। वहाँ पे कोई वोडाफोन का या कोई BSNL का टावर नहीं लगा है जो वहाँ पे रेंज देगा उसको और फिर यहाँ तक वो मैसेज भेजेगा, पिक्चर्स को भेजेगा। वो पिक्चर्स किसके थ्रू आती हैं? वो पिक्चर्स आती हैं थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड। चीज़ है समझ में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो काम कैसे करता है। तो इसके बारे में सोचा गया कि कैसे काम करता है ये। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है एक स्पाइडर की वेब, स्पाइडर वेब जो होती है, मकड़ी का जो जाल होता है, वैसा ही इसका कुछ काम है। जो मकड़ी का जाल काम करता है वैसे ये काम करता है। ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि मकड़ी ने जाल बनाया, और वो कहीं पे पिक्चर में आपको दिखाई दिया कि वो कहीं पे सेंटर में या कहीं पर भी छिप के बैठ गई, तो वो छिप के बैठ जाती है। और जब कोई इंसेक्ट वगैरह आता है तो वो उसके जाल में फंस जाता है। कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई कीट पतंग, मच्छर मक्खी वगैरह आया और उस जाल में फंस गया। ठीक है ना। तो वैसा ही कुछ सोचा गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी मकड़ी के जाल की तरह काम करता है और इसका जाल लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर तक फैला होता है। अगर एक चार्ज यहाँ पे है तो उसका जाल लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर तक फैला होगा। चीज़ आई समझ में। यहाँ पे ये मकड़ी का जो जाल है, बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पे मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कि मकड़ी का जो जाल है वो मकड़ी के लिए क्या क्या काम करता है। अगर कोई इंसेक्ट आया तो वो हिलेगा डोलेगा। चीज़ ऐसा समझ में। मकड़ी का जाल भी जैसे दिखाई नहीं देता ना, आपको पता है बहुत बारीक बारीक जो है वायर्स होती हैं मकड़ी के जाल में, वैसे ही बिल्कुल फाइन जो है वायर समझ लीजिए, वो हमने किसके लिए मान ली? इलेक्ट्रिक फील्ड के। हमारे को दिखाई नहीं देता, सीधी बात है। चीज़ आई समझ में। तो इंसेक्ट वगैरह फंस जाते हैं उसमें, जब वो हिलते हैं तो मकड़ी को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि मकड़ी ये सोच लेती है कि तेरे एरिया में, तेरे फील्ड में कोई इंसेक्ट आया है। और जब वो देखती है कि हाँ इंसेक्ट फंस गया, तो वो अपने मुंह में से ये समझिए एक लार निकालती है, एक वायर निकालती है और उसको लपेटती है और लपेट के ले आती है और खा जाती है अपने शिकार को। ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही काम करता है।
देखो जाल ने, मकड़ी के जाल ने दो काम किए हैं यहाँ पे। मकड़ी के जाल ने दो काम क्या किए हैं, जब कोई इंसेक्ट आया उसके एरिया में तो उसको इन्फॉर्म किया कि तेरे जाल में कोई आ गया है। अब मकड़ी ने क्या किया, अपने मुंह में से एक फाइन वायर निकाली और उसको खींच लिया, बिना कॉन्टैक्ट के उसके ऊपर क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया और उसको अंदर गटक गई। चीज़ आई ना समझ में। तो कुछ वैसी सिचुएशन आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब एक सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो अगर उसके एरिया में कोई दूसरा चार्ज आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फॉर्म करेगा कि तेरे एरिया में कोई दूसरा चार्ज आया है, ठीक है ना। तो वो उसको क्या कर सकता है, उसको अट्रैक्ट कर सकता है और उसको रिपेल भी कर सकता है। तो दो काम करता है ये, एक तो इन्फॉर्म करना, चार्ज को इन्फॉर्म करेगा, और दूसरा काम क्या है, दूसरा काम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना। तो सेम वैसे ही सिचुएशन कंसीडर की गई जैसे मकड़ी का जाल काम करता है। साइंटिस्ट ने सोचा कि जैसे मकड़ी का जाल काम करता है वैसे ही सेम सिचुएशन, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है या इमेजनरी मैंने आपको बता दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। हम अगर सोचें तो हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दुनिया हमारे चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से भरी पड़ी है। अगर आप सोचो, आप कोई भी एक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। जैसे आप अगर कोई ट्यूबलाइट या बल्ब अगर जल रहा है, अगर आप उसकी लाइट को देख रहे हो, उससे आने वाली लाइट को अगर आप देख रहे हो तो वो किसका एक्शन है भाई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक्शन है। जैसे वहाँ का चार्ज जब वाइब्रेट करता है, बल्ब का चार्ज वाइब्रेट करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करता हुआ आपकी आंख में आता है। तो आपकी आंख में रेटिना, पीछे रेटिना होता है, पता है आपको। रेटिना में क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, वो उसको रिसीव करते हैं और वहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे चार्जेस जो वाइब्रेट करते हैं। उस वाइब्रेशन में वो सेंसेशन होता है हमारे को देखना, और हम लाइट को देख पाते हैं कि बल्ब से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सो इम्पोर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा हर एक काम इलेक्ट्रिक फील्ड से होता है, और आप सोच सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी ताकत कितनी होती है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पढ़ेंगे हम कि ये कितनी ताकत लगा सकता है। हमारे को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कैरी करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कैरी करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो अब पढ़ेंगे हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। किसी एक लोकेशन में देखा इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड है उल्टी डायरेक्शन में है, बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इन 4 लोकेशंस को कंसीडर करके हम ये सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करता है हमारे लिए। सो फोर्स अप्लाई करता है तो वो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं हम, फोर्स अप्लाई कर रहा है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फोर्स नहीं लग रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, हमने देखने की कोशिश की तो हमने देखा कि जो टेस्ट चार्ज है अपना, ये टेस्ट चार्ज है भाई, ठीक है, ये टेस्ट करने के लिए रखा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, टेस्ट चार्ज। चार्ज की छोटी से छोटी क्वांटिटी टेस्ट करने के लिए है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव ही क्यों लिया हमने, पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं, और टेस्ट चार्ज का मीनिंग क्या है, छोटे से छोटा, मतलब सिर्फ टेस्ट करने के लिए। अब आप सोच सकते हो छोटे से छोटा चार्ज कितना होता है, ठीक है। अब टेस्ट चार्ज जो है उसको कंसीडर किया हमने कि फोर्स जो लगा है वो किसके ऊपर लगा है, इसके ऊपर जितना चार्ज था उसके अकॉर्डिंग फोर्स लगा। हमने इसको 2 बार रब किया था, तब जो फोर्स था वो हमने ऐसे इसको फोर्स का आप मेजर कर सकते हो, लगने वाला फोर्स जब ये आके स्ट्राइक करेगा हाथ से, या हमारे जो मशीन लगा रखे हमने डिवाइस, तो उस डिवाइस के स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करेगा तो पता लग जाएगा कि कितना फोर्स अप्लाई हुआ है। तो हमने देखा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस पार्टिकल, कि इस पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है। चीज़ आई समझ में, इस पार्टिकल के ऊपर जितना चार्ज है उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। हमने इसको 2 बार रब किया तो हमने देखा कि इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब हमने इसको 20 बार रब किया और हमने इसी लोकेशन में देखा, अब जो है फोर्स बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, इसको ज़्यादा चार्ज दे दिया। इस पार्टिकल के ऊपर जितना चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। सो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज प्रेजेंट
ऑन दैट पार्टिकल, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। चीज़ है समझ में। दूसरा रिलेशन क्या है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ये सोच सकते हो। हमने क्या देखा, अब हम उसी चार्ज को फर्स्ट लोकेशन पे लेके गए तो फोर्स नहीं लगा, तो हमने क्या कहा, यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। सेकंड लोकेशन पे लेके गए तो क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स लग रहा है, फोर्स उल्टी डायरेक्शन में, फोर्स बहुत ज़्यादा। तो हमने क्या कहा, लगने वाला जो फोर्स है वो किसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो वहाँ ज़्यादा फोर्स लगेगा। चीज़ है समझ में। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगेगा। तो इन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट पार्टिकल, ठीक है ना। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लोकेशंस, ठीक है। तो हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन माना और इसको सेकंड इक्वेशन माना। हमने इन दोनों को जब कंबाइन किया तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया Q इंटू ई, ठीक है ना, Q इंटू ई। फोर्स अगर हम इसको इक्वलिटी में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करवाया और F इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K Q इंटू ई। अब ये कांस्टेंट जो हमारे लिए सिरदर्दी है, इस कांस्टेंट को हम नहीं रखना चाहते। तो कांस्टेंट को आप कब हटा सकते हो, कांस्टेंट की वैल्यू क्या करना चाहते हैं यहाँ पे 1, K को 1 कर देंगे तो फॉर्मूला अपना छोटे से छोटा हो जाएगा और जो हमारी सिरदर्दी है वो हल हो जाएगी। तो किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू को आप 1 कर सकते हो, नो। कब 1 कर सकते हो, कुछ स्पेशल कंडीशन है एक। तो किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू को 1 आप कब कर सकते हो, देखो जैसे आपने डिफरेंट कांस्टेंट्स देखे हैं। ग्रेविटेशन के फॉर्मूले में आपने कांस्टेंट देखा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन G(m1 m2 अपॉन r²), ठीक है ना। या कूलम फोर्स जो लगती है दो चार्जेस के बीच में, वहाँ पे भी कांस्टेंट था K Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पे भी एक कांस्टेंट है और एक कांस्टेंट यहाँ पे भी है। तो ये जो कांस्टेंट है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू को भी न्यूटन 1 नहीं कर पाया। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है K कांस्टेंट, ठीक है ना, आपको पता है कूलम फोर्स में कांस्टेंट आता है Q1 Q2 अपॉन r²। इस कांस्टेंट की वैल्यू को भी कूलम 1 नहीं कर पाया और फाइंड आउट करनी ही पड़ी। अब प्रॉब्लम क्या है, किसी भी इक्वेशन में, किसी भी फॉर्मूले में आप किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू को अगर 1 करोगे तो उसके लिए कंडीशन रहेगी। कंडीशन क्या है, किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू को आप 1 तभी कर सकते हो जब उस फॉर्मूले में, उस इक्वेशन में कोई क्वांटिटी पहली बार आई हो, पहली बार, जिसकी हमने यूनिट न बनाई थी अब तक, जिसको हम जानते नहीं थे। उसका मतलब क्या है, पहली बार आना। जैसे हमने फोर्स की यूनिट बना रखी थी, चार्ज की यूनिट बना रखी थी, चार्ज को पहचानते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट नहीं बना रखी थी हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नया है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है इस फॉर्मूले में, इस इक्वेशन में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्स की यूनिट बना रखी थी हमने न्यूटन, मास की यूनिट थी अपने पास केजी और डिस्टेंस के लिए क्या थी, मीटर स्क्वायर। इसलिए जी की वैल्यू को न्यूटन 1 नहीं कर पाया। करना चाहता था, सिरदर्दी हल हो जाए, लेकिन नहीं कर पाया और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट भी नहीं कर पाया। आपको पता है जी की वैल्यू जो है आपने पढ़ी होगी, +1 में किसने फाइंड आउट की थी, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट में जी की वैल्यू फाइंड आउट हुई थी, विच इज़ 6.67 × 10⁻11। और आपको पता है यहाँ पे भी कूलम इसकी वैल्यू को 1 नहीं कर पाया। और यहाँ पे ये मीडियम का कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये मीडियम का कांस्टेंट है। यहाँ पे कूलम ने इसकी वैल्यू निकाली लैब में 1/4πε0, आपको पता है। तो आप किसी भी इक्वेशन में किसी कांस्टेंट की वैल्यू कब 1 कर सकते हो, आपको समझ में, जब उस फॉर्मूले में, उस इक्वेशन में कोई क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी पहली बार इंट्रोड्यूस हुई हो। तो हमने देखा कि फोर्स की यूनिट तो है, ठीक है, चार्ज की यूनिट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नया है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे 1 कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे हम 1 कैसे करेंगे, हम 1 करेंगे कि हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड को, जहाँ
1 कूलम चार्ज अगर है, 1 कूलम चार्ज अगर है किसी पार्टिकल के ऊपर, ठीक है ना, और वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करे, 1 न्यूटन। ठीक है, अगर किसी पार्टिकल के ऊपर अगर 1 कूलम चार्ज है और वहाँ पे 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस हो जाए, तो उस टाइम पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा हम उसको क्या कहेंगे, 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अगर मान लीजिए ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर 1 कूलम चार्ज है और अगर यहाँ पे फोर्स अगर लगा तो यहाँ पे 1 कूलम चार्ज ने 1 न्यूटन फोर्स अगर एक्सपीरियंस किया, 1 न्यूटन फोर्स अगर लगा, तो हम क्या कहेंगे, इस लोकेशन में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। चीज़ आई समझ में? ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने k की वैल्यू को क्या कर दिया, 1 कर दिया। देखो यहाँ पे k, अब k की वैल्यू क्या हो गई, 1। फॉर्मूला जो है अपना क्या होगा, फॉर्मूला सिंपल हो गया, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी आप यहीं से निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E को इधर ही रखो और F बाई क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F बाई क्यू, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड दैट लोकेशन। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आ गया अपने पास। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हो आप, स्ट्रेंथ बोल सकते हो, ताकत, जो भी आप समझो जैसा ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड यूनिट टेस्ट चार्ज, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मानना है, 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या समझोगे, इफ़ 1 कूलम चार्ज experienced a force of 1 Newton, that time the present electric field will be 1 unit। 1 यूनिट होगा, तो इसकी यूनिट देखिए आप, इसकी यूनिट क्या होगी, 1 यूनिट। यूनिट क्या लगाए हम इसके आगे, तो देखिए फोर्स के लिए यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन, और चार्ज के लिए यूनिट क्या रहेगी, कूलम। न्यूटन और चार्ज के लिए कूलम, सो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन पर कूलम। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। देखो टेस्ट चार्ज हमने लिया था, तो टेस्ट चार्ज के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, क्या नोटेशन है, क्यू नोड टेस्ट चार्ज के लिए। ठीक है, तो फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब ये जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये किसके साथ है, ये चार्ज है। ये चार्ज कौन सा है, टेस्ट चार्ज। सो ये जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये तो टेस्ट चार्ज के साथ है। चीज़ आई ना समझ में। तो इसका रिलेशन हमने सोर्स चार्ज के साथ निकालना है कि सोर्स चार्ज के साथ इसका रिलेशन क्या होगा। भाई बनाने वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने वाला कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने वाला है सोर्स चार्ज, जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसने बनाया है उसके साथ इसका रिलेशन क्या होगा। देखो अगर फिजिक्स में आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसको क्वांटिफाई करना ज़रूरी है कि कितना बड़ा चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर उससे अगर डिस्टेंस अगर आप बढ़ा दो किसी चार्ज का, तो लगने वाला फोर्स उसके ऊपर कितना होगा। ठीक है, तो क्वांटिफाई अगर हम कर रहे हैं तो एग्जैक्ट फॉर्मूला बताना पड़ता है। क्वांटिफाई का मतलब ये है कि एग्जैक्ट फॉर्मूला बताओ। जैसे आप कहो कि आपने वर्क डन निकालना है किसी ऑब्जेक्ट का, वर्क डन आपने कितना किया है, तो अगर आपको पता है आपने उसको धकेला तो आपने उसके ऊपर कुछ काम किया,
तो फिजिक्स के रूल कंप्लीट हो गएगा? नहीं, फिजिक्स के रूल तभी कंप्लीट होंगे जब आप उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करोगे। मैथमेटिकल मॉडलिंग मतलब एग्जैक्ट फॉर्मूला, वर्क डन कितना हुआ। धकेलने से सिर्फ वर्क डन थोड़ी ना आ जाएगा, धकेलना है, धकेलने में आप फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तभी तो वर्क डन आएगा। और फोर्स कितना लगाया आपने, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला देना पड़ेगा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो ऐसे अगर आप फिजिक्स में किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला, जिसको क्या बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग, हमारे को उसकी यूनिट्स बतानी पड़ती हैं, हमारे को ये बताना पड़ता है फिजिक्स में कोई क्वांटिटी अगर पढ़ रहे हैं तो वो स्केलर है कि वेक्टर है। हाँ, तो अगर ये चीज़ और आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो आंसर क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है भाई। क्यों? क्योंकि फोर्स जो होता है, फोर्स वो क्या होता है, वेक्टर। तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। आप सोच सकते हो यहाँ पे, इफ़ Q इज इक्वल टू 1 यूनिट, टेस्ट चार्ज को अगर हम कितना कर दें, 1 यूनिट, Q को अगर 1 लें हम, तो E जो है वो किसके बराबर होगा, F के बराबर। सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे आप इसके डायमेंशन भी निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट देख ली हमने, ये देख लिया कि स्केलर है कि वेक्टर है। ऐसे आप डायमेंशंस भी निकाल सकते हो, फोर्स के डायमेंशन रखो, चार्ज के डायमेंशन रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन आ जाएंगे। अब हम इसका रिलेशन किसके साथ निकालना चाहते हैं, हम इसका रिलेशन निकालना चाहते हैं सोर्स चार्ज के साथ, वही तो कोशिश कर रहे हैं निकालने की, ठीक है भाई। ये तो टेस्ट चार्ज के साथ है, ये तो पता ही नहीं लग रहा कि अगर मैं किसी चार्ज को 1 किलोमीटर दूर ले जाऊं तो फोर्स कितना लगेगा। यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है, और एक चार्ज यहाँ पे। अगर इस चार्ज को मैं 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर दूर ले जाऊँ तो लगने वाला फोर्स कितने गुना कम हो जाएगा, ये तो पता है कम हो जाएगा, लेकिन कितने गुना एग्जैक्ट नहीं पता, कितने टाइम्स वीक हो जाएगा। तो उसके लिए एग्जैक्ट फॉर्मूला देना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, देखो मान लीजिए यहाँ पे इस लोकेशन में हमने क्या देखा, यहाँ पे एक क्या है, एक सोर्स चार्ज रखा और क्या मान लिया कि ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें वो कैसे निकलती हैं, फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज में रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें आके ख़त्म हो जाती हैं। मैं आपको बता दूं फिर से, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड ऐसे निकलता है, ठीक है ना, और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो हैं वो दिखाती हैं रेडियली इनवर्ड, ठीक है ना भाई। तो ये कंडीशन है, पॉजिटिव चार्ज से लाइनें निकलेंगी ऐसे। ये लाइन जो है इमेजनरी है, अपनी इमेजनरी लाइन है, लेकिन इनका काम जो है वो रियल है। मैंने आपको पहले बता दिया, इनका एक्शन है वो रियल है, रियल एक्शन है इनका। अब हमने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को रखा, मान लीजिए प्लस क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज आपने हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। देखो इधर इसके ऊपर फोर्स लगेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मान लीजिए इनके बीच जो डिस्टेंस है वो है r, इनके बीच का जो गैप है वो है r डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स जो है वो कितना लगेगा आपको पता है, ये सोर्स चार्जेस के ऊपर फोर्स लगा रहा है, इधर कितना फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स जो लगेगा वो होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 ये और Q2 ये अपॉन r², ठीक है ना। मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन। अब फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए हमने निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो फोर्स कितना होगा, F = Q × E, F = Q × E। अभी आपको पता है फोर्स जो है वो सेम ही है, फोर्स तो वही है, लेकिन हमने अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया है लगने वाला फोर्स। ये किस रास्ते से, किस तरीके से कैलकुलेट किया, कूलम्स लॉ से, कूलम्स लॉ का यूज़ करके हमने इस फोर्स को कैलकुलेट किया।
ये फोर्स किस रास्ते से, इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते से। तो ये LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर। देखिए दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने पे QE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये Q जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। Q नॉट लेते हो आप तो Q नॉट ले लो यहाँ पे, Q नॉट यहाँ पे भी Q नॉट आ जाएगा, टेस्ट चार्ज के लिए Q नॉट यूज़ करेंगे। तो इस Q नॉट से ये Q नॉट कैंसिल, ठीक है। E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है वो अब किसके साथ है, सोर्स चार्ज के साथ। तो जितना ज़्यादा सोर्स चार्ज होगा, जितना बड़ा सोर्स चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप किसी दूसरे चार्ज को अगर आप वन डिस्टेंस पर रखते हो तो फोर्स लगेगा कुछ ना कुछ। अगर आप डिस्टेंस को डबल कर देते हो, डिस्टेंस को डबल करने पे फोर्स कितने गुना कम हो जाएगी, 2 रखो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो जो लगने वाली जो फोर्स है दूसरे चार्ज के ऊपर वो कितने गुना कम हो जानी है, 4 गुना। तो इस फॉर्मूले से हमारे को ये पता लगा कि फोर्स किससे कम होगी, R स्क्वायर से। चीज़ है ना समझ में। तो ये R स्क्वायर से घटेगा फॉर्मूला, ये R क्यूब से घटेगा, r⁵ 7 क्या होगी पावर, तो R की पावर कितनी होगी, 2 R स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है आप यहाँ से भी निकाल सकते थे सीधा सीधा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका रिलेशन टेस्ट चार्ज से तो ये है और सोर्स चार्ज से ये है, तो यहाँ से भी निकल आता। देखो कैसे निकालते, कैसे निकालते हैं आप। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है F फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स का फॉर्मूला यहाँ से निकाला, फोर्स का फॉर्मूला रख सकते हो आप। फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स रख दिया हमने, फोर्स का फॉर्मूला, और नीचे Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपॉन R स्क्वायर। सो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे सीधा सीधा, और हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कूलम फोर्स रखा, ठीक है, सोर्स चार्ज से रिलेशन आ गया, टेस्ट चार्ज के साथ ये रिलेशन था इसका। अब हम समझते हैं, हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कि वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना हमारे को। ये तो क्या फॉर्म है इसकी, मैग्नीट्यूड फॉर्म, ठीक है। अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर वेक्टर फॉर्म में शो करना चाहते हो तो आपको पता है फोर्स को आपको किस में दिखाना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म, ये तो मैग्नीट्यूड फॉर्म था सिर्फ। अगर आप इसकी डायरेक्शन लगाना चाहते हो तो इधर भी डायरेक्शन लगा दो, तो R यूनिट वेक्टर यहाँ पे क्या शो करेगा, इसकी डायरेक्शन आ गई, ठीक है। तो जो फोर्स है वो वेक्टर है, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या आएगी, यहाँ पे डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी, यहाँ पे लगा सकते हो आप इसकी डायरेक्शन को R वेक्टर आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो ये R वेक्टर बच गया यहाँ पे, ये R वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या बन गई, वेक्टर क्वांटिटी। R वेक्टर हमने लगाते चले गए और इसके ऊपर ये सिंबल आ जाएगा। अगर R वेक्टर को अगर आप हटाओगे तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड, और अगर इधर डायरेक्शन लगा दी तो इसके ऊपर भी आप क्या लगा सकते हो, एरो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गई है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप इसको यूनिट वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, फुल वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, और पोजीशन वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। मैंने आपको समझा रखे हैं फुल वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, पोजीशन वेक्टर फॉर्म क्या होती है, फुल वेक्टर फॉर्म, यूनिट वेक्टर फॉर्म, सारी फॉर्म्स मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है।